नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस वक्त आप टाइम्स नाउ भारत के साथ हैं और मेरा नाम है अंकित त्यागी। अभी की बड़ी खबर जो है जिस पे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं वो खबर आ रही है मुंबई हाई कोर्ट से। वहां पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई जो है वो अभी भी जारी है। करीब 2 घंटे से लगातार जमानत की अर्जी पर सुनवाई जारी है। मुकुल रोहतगी ने आज आर्यन खान का पक्ष रखा। अब कोर्ट में उनके जो आर्यन खान के मित्र हैं जो साथ में पकड़े गए थे, अरबाज मर्चेंट, उनकी बेल पर सुनवाई चल रही है। अमित देसाई अरबाज मर्चेंट का पक्ष रख रहे हैं। सिरे से कोशिश यही रही मुकुल रोहतगी की कि वो जो पूरा एनसीबी का केस है, चाहे वो पंचनामा हो, चाहे वो रिकवरी हो, चाहे वो पोजेशन हो, उन सब चीज़ों को कॉन्स्पिरेसी से लेकर एक एक करके हर चीज़ को उन्होंने डिमोलिश करा। आर्यन खान की कहीं ना कहीं दूरी भी बनाई। अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगियों के पास, आपको बिल्कुल सीधे मुंबई से जानकारी देने के लिए। मेरे साथ अनुज इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अरुणिल भी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ के कोर्ट रूम के बाहर से जानकारी जो भी आ रही है वो हमारे पास लेकर आ रहा है। अरुणिल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मुख्य बातें जो अभी तक निकल के सामने आई हैं 2 घंटे की जिरा में, मुकुल रोहतगी ने कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश करी कि अगर अरबाज मर्चेंट के पास से कुछ मिला भी है, उसका आर्यन खान से कुछ लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। और अब क्या कहा जा रहा है, जहां तक कि अरबाज मर्चेंट के वकील हैं, उनके पक्ष में क्या दलील दे रहे हैं? अंकित, इससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण अपडेट शेयर करना चाहूंगा अपने दर्शकों से कि अभी ये डिसाइड किया गया एनसीबी की तरफ से कि एक 5 मेंबर टीम दिल्ली से मुंबई आएगी और जो विजिलेंस डिपार्टमेंट की जो टीम है एनसीबी की, ये पूछताछ करने वाली है समीर वानखेड़े से। तो समीर वानखेड़े पे क्लियरली और प्रेशर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अभी हम कोर्ट हियरिंग के पास, अगर कोर्ट में जो हियरिंग हो रही है उस पर बात करें तो अमित देसाई जो पहले आर्यन खान को रिप्रेजेंट कर रहे थे लोअर कोर्ट्स में, स्पेशली सेशन कोर्ट में उन्होंने आर्यन खान को रिप्रेजेंट किया था, अभी वो अरबाज मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बोल रहे हैं कि एनसीबी ने क्या बोला कि कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग्स मिले थे और एक इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की बात की गई थी, एक कॉन्स्पिरेसी की बात की गई थी। बट ये सब तो बिल्कुल भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट दोनों ही एक दूसरे को जानते थे, वो बाकी लोगों को जानते नहीं थे। तुम व्हाट्सएप चैट्स तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास फोन है, तुम देख लो, एक प्रूफ कर दो कि कैसे ये एक दूसरे को जानते थे या नहीं। इनको एज अ गेस्ट वहां पे बुलाया गया है। और अरुणिल, मैं 1 सेकंड के लिए आपको रोकना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जो आपने शुरुआत में बड़ी खबर जो दी है, बड़ा अपडेट जो दिया है, वो इस वक्त जो इस केस में अगर आप समझें तो अब 2 हिस्सों में एक केस बट गया है। एक तरफ जो आर्यन खान का क्रूज वाला मामला है और दूसरी तरफ इस केस के ऊपर जो एनसीबी के ऊपर, जो उनकी विश्वसनीयता के ऊपर अब क्वेश्चन मार्क लग रहा है, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त अरुणिल हमें दे रहे हैं। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े, जो इस वक्त बहुत सारी कंट्रोवर्सी के, बहुत सारे संदेह के घेरे में हैं, उनसे पूछताछ करने के लिए कल एनसीबी के जो सेंट्रल ऑफिस है दिल्ली, यानी कि वहां से 5 मेंबर्स की एक विजिलेंस टीम मुंबई पहुंच रही है। कल पूछताछ हो सकती है समीर वानखेड़े से। अरुण, इस पर मैं आपसे और जानकारी चाहूंगा, क्योंकि समीर वानखेड़े पर अब सीधे सीधे कई सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े को जब तक ये विजिलेंस इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती, इस केस से अलग हो जाना चाहिए। समीर वानखेड़े से हमारी बात हुई, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बोला कि मुझे ये केस से नहीं हटाया जा रहा है, मैं कंटिन्यू करूंगा ये केस के इन्वेस्टिगेशन में। बट अगर हम देखेंगे कि वो ऑफिसर पे जिस पे इतने सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं, एक्सटॉर्शन तक के चार्जेस लगे हुए हैं, कोई जो प्रूफ नवाब मलिक ने प्रेजेंट किए, कोई जो एविडेंसेस प्रभाकर साहिल जो खुद ही विटनेस है ये केस में, जिसने टाइम्स नाउ नवभारत को एक्सक्लूसिवली जो दिए हैं, काफी सीरियस एलिगेशन है। और क्या समीर वानखेड़े ये केस में वापस बने रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उभर के आता है। ये सब क्लियर तभी ही होगा जब 5 मेंबर की विजिलेंस जो टीम है कल सुबह दिल्ली से मुंबई आएगी, उनका क्वेश्चनिंग यहाँ पे होगा, इंटरोगेशन होगा। इनफैक्ट समीर वानखेड़े जो लोगों का क्वेश्चनिंग करते थे, जो बड़े बड़े एक्टर्स को बुलाते थे, बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को बुलाते थे, जिन्होंने दीपिका पादुकोण का क्वेश्चनिंग किया है, जिन्होंने अनन्या पांडे का क्वेश्चनिंग किया है, उनका अभी खुद का क्वेश्चनिंग होने वाला है। सवालों के घेरे में होंगे, खुद उनसे सवाल पूछे जाएंगे। अनुज के पास चलते हैं। अनुज, एनसीबी के ऊपर जो सवाल उठ रहे थे, अब समीर वानखेड़े कल खुद इन सवालों के जवाब देते होंगे। उनसे जो कई एलिगेशंस लगे हैं, जिससे इस केस की और एनसीबी की पूरी विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाए जा रहे थे, कल उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन होगा।
निश्चित तौर पर। और जिस तरीके से 5 सदस्यीय टीम जो है वो कल रवाना होगी, जिसमें से डीडीजी जो ज्ञानेश्वर सिंह है वो सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ से रवाना होंगे, 11 बजे के आसपास वहाँ पर बताया जा रहा है कि पहुँचेंगे। उसके बाद समीर वानखेड़े सहित इस पूरे मामले के जो किरदार हैं, जिसमें प्रभाकर सेल जो स्वतंत्र गवाह था, जिसने इस पूरे मामले में आरोप लगाए, इन तमाम लोगों से पूछताछ करेगी एनसीबी की ये विजिलेंस टीम। और जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में पूछताछ होगी। यानी वो शख्स समीर वानखेड़े जिसने तमाम लोगों से पूछताछ की, आज वो खुद सवालों के घेरे में है और उससे खुद उसी के डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो सवाल जवाब करेंगे, उससे ये जानने की कवायद करेंगे कि जो आरोप उनके ऊपर लगे हैं वो उस आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से आरोप लगाए गए हैं, कल भी जो एनसीबी की विजिलेंस टीम है उनके कुछ अधिकारियों से जो हमारी बात हुई थी, उनका साफ तौर पे ये मानना जरूर था कि एनसीबी की इस कार्रवाई में उनके होमवर्क में कमी जरूर रही है। तो क्या ये होमवर्क में कमी थी या जानबूझकर गड़बड़ी की गई थी, ये जो एक बड़ा आरोप लगे थे वो काफी गंभीर आरोप थे, एक्सटॉर्शन जैसे वसूली के जो आरोप लगाए थे, और इसमें एक पूरा पॉलिटिकल एंगल भी अब सामने आ रहा है। उन सब चीजों पर एक बड़ी जानकारी ये होगी जब इस तरह से सवाल पूछे जाएंगे, क्या जवाब होंगे समीर वानखेड़े के, इन सब बातों पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर से आपको वापस लिए चलता हूं मुंबई के हाईकोर्ट में। जिस तरीके से बॉम्बे हाईकोर्ट में आर्यन खान के लिए जो वहां पर जिरा चल रही है इस वक्त, सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज क्या आ रही है। क्रूज ड्रग्स केस मामले में 11 नंबर के आरोपी को बेल मिल गई है, यानी कि एक आरोपी को इसमें बेल मिल गई है। और उसके साथ साथ बड़ी खबर इस वक्त ये आ रही है कि आर्यन खान के जो पूरा बेल का मामला है वो कल 3 बजे तक के लिए अडजर्न कर दिया गया है। 11 नंबर आरोपी को बेल मिली है। और जानकारी लेंगे कौन है 11 नंबर के आरोपी, और साथ ही साथ जो पूरा मामला है वो अब 3 बजे के लिए अडजर्न कर दिया गया है। आज काफी देर से शुरू हुआ था, करीब 4:15 के आसपास से शुरू हुआ। अनंत, क्या खबर है आपके पास? देर से शुरू हुआ था, हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात कर रहे थे कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए इस पूरे केस में तो लगता नहीं है कि आज पूरी आर्ग्यूमेंट जो है, जिरा जो है वो पूरी हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए अंकित, इस मामले में मुकुल रोहतगी अपनी जिरा पूरी कर चुके थे। उसके बाद जो देसाई हैं, सीनियर एडवोकेट देसाई, उनको अपनी बातें सामने रखनी थी, लेकिन उनकी बातें पूरी हो नहीं पाई। और चूंकि उस वक्त 5:40 के आसपास का वक्त था जब मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी की थी, उसके बाद उम्मीद कम थी कि इस मामले में जो सीनियर एडवोकेट देसाई हैं वो भी अपनी बात पूरी कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि एनसीबी को भी अपना पक्ष रखना था। अब इस मामले में अपडेट ये है, जैसे कि आप लगातार बता रहे हैं, कि इस मामले को एडजर्न कर दिया गया है और कल 3 बजे तक के लिए सुनवाई टाली गई। कल 3 बजे फिर से इस मामले पर सुनवाई होगी। और आज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो तमाम पॉइंट्स रखे, जो लगातार दर्शकों को बता रहे हैं मुकुल रोहतगी की तरफ से रखे गए हैं, उन बिंदुओं को लेकर के एनसीबी की तरफ से क्या दलील दी जाती है, ताकि एनसीबी की कोशिश ये है कि इस मामले में रिमांड आर्यन खान की मिल सके। जबकि मुकुल रोहतगी लगातार ये कहते रहे कि उनकी पोजीशन से कुछ नहीं मिला, उनका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, उनके जो फोन चैट्स की बात हो रही है वो कई साल पुराने हैं, उसका इस केस से मौजूदा वक्त में कोई लेन देन नहीं है। एनसीबी की तरफ से रिप्लाई क्या फाइल किया जाएगा, अब ये कल स्पष्ट स्थिति हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत बड़ी इस वक्त की खबर। तो कम से कम आज और रहना पड़ेगा आर्यन खान को आर्थर रोड जेल में। अरुणिल, कौन है ये 11 नंबर के जो आरोपी है जिनको बेल मिली है, किस वजह से बेल मिली है, और अब कल क्या होने वाला है, कब किस समय ये पूरी हियरिंग शुरू होगी? हम इस बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? जो 11 नंबर के आरोपी है, मनीष राजगिरिया इनका नाम है, इनके पास से 2.4 ग्राम ड्रग्स मिला था, गांजा मिला था। अभी आर्यन खान के पास तो कोई गांजा मिला नहीं था, तो इनको बेल मिल गया है सेशंस कोर्ट में। क्लियरली जो आर्यन खान की टीम ऑफ लॉयर्स है, जो बड़े लॉयर्स आर्यन खान को रिप्रेजेंट करेंगे, वो ये बात को दर्शाएंगे, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बोलेंगे कि जिसके पास गांजा मिला था उसको बेल मिल रही है, उसके पास कोई कॉन्स्पिरेसी की चार्ज नहीं लगाई, उसके पास कुछ इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग की चार्ज नहीं लगाए गए। बट आर्यन खान पे क्यों लगाया गया? मुकुल रोहतगी ने भी ये बात बोली है कि आर्यन खान के साथ सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है बिकॉज उनके पेरेंट्स की वजह से, मतलब शाहरुख खान और गौरी खान जो काफी प्रोमिनेंट रिनाउंड लोग
लोग हैं सोसाइटी में, इसकी वजह से उनके अगेंस्ट एक सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। आज तो केस अज्जन हो गया है, 3 बजे कल केस वापस से शुरू होगा। ये बात भी दर्शकों को बता दें कि टाइम कम है इन लॉयर्स के पास, क्योंकि अभी 2 तारीख से, इनफैक्ट 1 तारीख से दिवाली वेकेशन शुरू होता है बॉम्बे हाईकोर्ट का, तो उसके पहले ही बेल लानी पड़ेगी, नहीं तो आर्यन खान को वापस से पूरे वेकेशन के टाइम पे भी आर्थर रोड जेल में रहना पड़ेगा। अभी क्या मुकुल रोहतगी ने बार बार बोला था, मुकुल रोहतगी ने यह बोला था कि आर्यन खान के पास नहीं दिखाई दिया और कौन-कौन सी दलीलें पेश की? देखिए दलीलें तो वही है और ज्यादा से ज्यादा उस पर सिर्फ सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करके उसके बारे में बात किया हुआ है। सर, मुनमुन के लिए आज आर्गुमेंट नहीं हो पा रही। आगे वक्त इसलिए लगा क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट जो है वो काफी बोर्ड पे ऑलरेडी मैटर्स थे वहाँ पे, और फिर भी सही तरीके से जो है कोर्ट ने जितने भी मैटर जो पेंडिंग थे, कीबैक मैटर्स भी थे, वो पूरे एडजुडिकेट करके अकॉर्डिंगली सीरियल नंबर आ गया है। अरबाज के पास तो ड्रग बरामद हुआ था, लेकिन आर्यन के पास नहीं हुआ था, लेकिन जो धाराएं हैं वो सेम लगाई गई है। इसको लेकर जज की तरफ से क्या कहा गया? बिल्कुल, अभी जज के हिसाब से कुछ कहा नहीं गया हुआ है क्योंकि अभी सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पेश हुई है, अभी इसके ऊपर जज का बोलना भी बाकी है। नहीं, ये उनका ऐसी बात नहीं है, ये एडमिटेड फैक्ट है। उनके वकीलों ने भी कोर्ट में यही बोला है कि वो दोनों दोस्त है। मराठीमध्ये सांगा, आज कुठल्या कुठल्या आरोपींचे युक्तिवाद पूर्ण झालेत आणि उर्वरित सुनावणी उद्या किती वाजल्यानंतर? उद्या सेकंड हाफला मॅटर ठेवला आहे आणि कंटिन्युएशन मध्ये होणार आहे, कंटिन्यू होणार आहे। See, the arguments are done on the part of accused number 1 and accused number 2. Half arguments are done. The matter is further kept for hearing at tomorrow 2:30 p.m. कल बिल्कुल रखा गया है इसको। What was the basic line of argument according to you? See, the basic line of argument is simple, that there is no part of conspiracy because if there is conspiracy, then they should have provoked and invoked that since day one. That is the day of arrest. Sir, one more objection was raised that matter has been listed out of the turn, and there are so many people languishing in jail, and still their matters are not being listed. What was court's view on that objection and that intervention? No. The court simply said like it was a verbal conversation, and the court said that if you want, I will hear you as well. सर, मराठीमध्ये सांगा, कोर्ट सुरू झाल्यापासून आज काय काय युक्तिवाद झाले, कोणाकोणाचे युक्तिवाद झाले आणि उर्वरित कशा पद्धतीने सुनावणी किती वाजल्यानंतर? उद्या कंटिन्युएशन मध्ये ठेवला आहे कोर्टचा हिअरिंग। कारण काय, ऑलरेडी अक्यूज नंबर 2चा आर्ग्युमेंट्स मध्ये पण अर्धा तास 1 तास लागणार होता आणि माझा केसमध्ये पण मला ॲटलिस्ट अर्धा तास लागेल आर्ग्युमेंटसाठी, तर कोर्टने उद्या कंटिन्युएशन आर्ग्युमेंटसाठी ठेवलं आहे। तुम्हाला वाटतं का की उद्या ऑर्डर येईल युक्तिवाद संपल्यानंतर? होपफुल, आम्ही होपफुल आहोत। काशिद, क्या आपको लगता है कि कल सबकी आर्गुमेंट सब खत्म हो जाएंगी, कि आधी आर्गुमेंट अरबाज की बची, आपकी पूरी आर्गुमेंट? हाँ, उम्मीद है पूरी कि कल सबकी आर्गुमेंट्स खत्म हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है, लेकिन अभी देखते हैं, वो कोर्ट पे डिपेंड करता है। कोर्ट के 2 ही दिन बचे हैं, कल के बाद जब कोर्ट ऑर्डर दे सकता है या फिर दिवाली वेकेशन से पहले? बिल्कुल नहीं, हमारे पास वक्त है। ऑलरेडी कोर्ट ने कल के लिए इसको फिक्स हियरिंग रखा हुआ है सेकंड हाफ में, और हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी ऑर्डर है, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी है, वो फ्राइडे या फ्राइडे से पहले आ जाए, ऐसी उम्मीद है हमें। नाही, ते अननेसेसरी विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ते या केसमध्ये घातला आहे आणि ज्याचं काय जस्टिफिकेशन नाहीये, ते फक्त फ्रेंडली कन्वर्सेशन होती 2018ची। जब अमित जी आर्गुमेंट कर रहे थे तो अम्ब्रेला कॉन्स्पिरेसी में जानबूझ के सबको रखा गया ताकि सबको इसमें फंसाया जाए, ये एक आर्गुमेंट किया, इससे क्या आप सहमत हैं कि आप भी अक्यूज के लॉयर हैं? नहीं, ये जो अम्ब्रेला की जो बिल्कुल ये जो बात की गई है कि सबको एक सेक्शन में इन्वोक करने के लिए सेक्शन 29 इन्वोक किया और सबके ऊपर इन्वोक किया है। इनफैक्ट उनकी खुद की इन्वेस्टिगेशन में ये चीज अभी तक प्रूव नहीं हुई है कौन किससे कनेक्टेड है, क्योंकि आप अगर कॉन्स्पिरेसी बोलते हो तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि सब इक्वली कनेक्टेड है। यहाँ पे जब कितने लोग कॉन्टैक्ट में नहीं है तो फिर वो कनेक्टेड कैसे होंगे? स्मॉल क्वांटिटी या इंटरमीडिएट क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी बनाने के लिए भी हो सकता है आपको? बिल्कुल, हमारा तो बोलना ही शुरू से यही है कि स्मॉल क्वांटिटी के केसेस में सीएमएम कोर्ट के पास पावर होता है ट्रायल चलाने का, लेकिन इस केस के अंदर ऐसा कर दिया है कि सीएमएम कोर्ट के पास से इसको मेंटेनेबिलिटी का इशू आ गया इसी वजह से, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी को कमर्शियल क्वांटिटी से और इंटरमीडिएट क्वांटिटी से इक्वल करके सेक्शन 29 इन्वोक करके इसको सीएमएम कोर्ट के ज्युरिसडिक्शन से बाहर निकाल गया। मुकुल रोहतगी यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला, कारण ज्या व्हॉट्सअप चॅटच्या आधारे वारंवार एनसीबी कडून जामीन अर्जाला विरोध केला गेला, त्या प्रकरणाचा आणि क्रूजच्या प्रकरणाचा संबंध आहे, असा एक महत्त्वाचा। तर याला जोडून जो आरोपी बाहेरनं 17वा अटक करण्यात आलेला आहे, तो त्याच्या घरातनं अटक केला होता, त्याचा या प्रकरणाशी संबंध नव्हता, याबाबत काय सांगा? कोणता आरोपीचा? जो 17वा आरोपी आहे 17 अच्युत कुमारचा हो, ते एनसीबीचा असं बोलणं आहे अलिगेशन मध्ये, त्यांचा पंचनामामध्ये की त्याचा घरी गेला होता पवाईमध्ये आणि अटक केला, पण हे कम्प्लिटली खोटा आहे।
तो इस वक्त की बड़ी खबर, आज पूरी तरीके से आर्ग्यूमेंट्स पूरे नहीं हो पाए और कल 3 बजे फिर से शुरू होगी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं बेल एप्लीकेशन पे आर्यन खान और अब्बास मर्चेंट की। अनुज, जैसे कि वो लॉयर भी कह रहे थे, 2 दिन अब बचे हैं छुट्टी होने से पहले, दिवाली की छुट्टी होने से पहले 2 दिन का समय है। कल 3 बजे के बाद यानी कि सेकेंड हाफ में एक बार फिर से यहां पर जिरा पूरी होगी, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है आर्यन खान और अब्बास मर्चेंट और बाकी इस समय एक्यूज के लिए। अनुज, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था अनुज कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं छुट्टी होने से पहले कोर्ट की दिवाली के लिए, तो अब बहुत जरूरी होगा कि कल किसी भी तरीके से अपने आर्गुमेंट्स पूरे करें, क्योंकि उसके बाद एनसीबी को भी समय चाहिए होगा अपने आर्गुमेंट्स पूरे करने का, और उसके बाद जजमेंट भी लेना होगा उन्हें 2 दिन के अंदर, वरना दिवाली आर्यन खान की जो है वो जेल की सलाखों के पीछे मानेगी। जी बिल्कुल, और इसी वजह से जिस तरीके से हमने सुना कि जो वकील थे एक एक्यूज का, उनका साफ तौर पे यही कहना था कि हमें उम्मीद है कि फ्राइडे तक इस पूरे मामले में फैसला आ जाएगा, और हालांकि उनको उम्मीद ये थी कि उनके पक्ष में फैसला आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कल ज़्यादा से ज़्यादा परसों तक किसी भी हालत में जो आर्गूमेंट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। खासतौर पर अगर बात किया जाए आर्यन खान के जो वकील हैं और बाकी जो एक्यूज हैं उनके वकीलों का, ताकि एनसीबी को समय मिल सके और एनसीबी की तरफ से भी तर्क रखा जा सके। निश्चित तौर पर काफी समय जो है वो काफी कम है। हमारे साथ प्रियांक भी हैं जो लगातार इस पूरे मामले में के पास आपको सीधे लिए चलते हैं। शिवानी मेरी सहयोगी, अनुज के अच्छा, मुझे लगता है अनुज के साथ कोई गेस्ट है, हम पहले अनुज की बात सुन लेते हैं। अनुज जी बताइए। अनुज, हमारे साथ देखिए प्रियांक है। प्रियांक, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से छुट्टियां चूंकि आने वाली हैं, ऐसे में कितना इंपॉर्टेंट है कि जो आर्गुमेंट है खास तौर पर बचाव पक्ष। अनुज, मैं एक बार फिर आपको रोक रहा हूं, मैं आप और प्रियांक हमारे साथ बने रहें, बस 1 मिनट का समय आपको लूंगा। शिवानी जो अंदर थी किस समय कोर्ट रूम में, वो उस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, तो शिवानी से पूछ लेते हैं। शिवानी, क्या हुआ और किस तरीके का माहौल था? आप हमें दर्शकों को बताइए कि आपके सामने जिस तरीके से अभी मुकुल रोहतगी की आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस समय कोर्ट के वहां पर आर्गुमेंट करने के बाद बाहर निकल रहे हैं। शिवानी, क्या हुआ, कल किस समय सुनवाई होगी और किस तरीके का माहौल रहा कोर्ट के अंदर आज? जी सर, पहले बता दें आपको कि कोर्ट के अंदर का जो माहौल था वो काफी ज्यादा अलग था इस बार, क्योंकि आधे से ज्यादा वक्त जो है जो नई थी आर्यन खान रिप्रेजेंटेटिव बनी है रोहतगी, अब वो काफी देर तक उन्हें बात की, जहाँ पर उन्होंने बहुत से बात की। साथ ही साथ वो क्लियरली अड़े रहे इसी बात से कि आर्यन पास उस रात कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, और जो उनके दोस्त रात कुछ भी बरामद नहीं हुआ है, और जो उनके दोस्त अरबाज बताए जा रहे हैं, अरबाज के शूज में से अगर किसी तरीके का कॉन्ट्राबैंड यानी कि मात्र 6 ग्राम का जो चरस प्राप्त किया गया है, उससे आर्यन का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि आर्यन का ये कहना था इस पूरे कोर्ट के अंदर, रिप्रेजेंटेटिव जो रोहतगी ने कहा कि अरबाज उनका सर्वेंट नहीं है, अरबाज की जिम्मेदारी वो नहीं लेते, जिसके चलते अरबाज का और आर्यन का जो केस है वो पूरी तरह से अलग है। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर जो लगातार एनडीपीएस के कई अलग अलग केसेस रहे हैं, हाई प्रोफाइल केसेस रहे हैं जिनमें लोगों को बेल मिली है, ऐसे कई सारे केसेस की सुनवाई हुई। हालांकि केस ऑलरेडी काफी देर से निकला, कोर्ट के अंदर काफी लंबी बहस हुई, लेकिन एनसीबी की तरफ से कोई बड़ा पक्ष आज नहीं रखा गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है, जहां पर सतीश मानशिंदे की तरफ से भी कोई इम्पॉर्टेंट पक्ष नहीं रखा गया। रोहतगी अकेले आज आर्यन खान की तरफ से पेशी कर रहे थे, जहां पर उन्होंने लगातार कई सारे केसेस का हवाला देते हुए ये कहा साफ साफ कि अगर कुछ भी नहीं बरामद हुआ है उनके पास से, तो किसी भी तरीके का केस बनता ही नहीं है, इसलिए बेल जरूर दी जानी चाहिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने ये कही इस पूरे मामलात को लेकर कि आर्यन खान जो है उनका सोसाइटी में लोगों से जुड़ाव है, उनका परिवार एक हाई प्रोफाइल फैमिली है, जिसके चलते मीडिया की भी इस पे नजर लगातार बनी हुई है, जिस वजह से ही पूरी मीडिया का ध्यान इसी पर है, वरना इस केस में इतना कुछ भी बड़ा नहीं है कि इसे इतना लंबा खींचा जाए। एक 23 वर्षीय युवक को लगभग 3 हफ्ते से ज्यादा का वक्त लग चुका है कि उसे जेल में रखा जा रहा है। यहाँ पर कई सारे सवाल उठे, यहाँ तक कि जो एफिडेविट टाइम्स नाउ नवभारत ने ब्रेक किया था, आपको बता दें, सैल का, प्रभाकर सैल का, उसे भी कोर्ट रूम में पढ़ा गया है, जिसके अंदर एक पैराग्राफ था खास तौर पर
एक मैटर को लेकर जहां पर पूर्जा ददलानी गोसावी से मिली थी, उनके बीच में पैसों का लेन देन की बात हुई थी। इसे भी कोर्ट रूम में आज पढ़ा गया था मिस्टर रोहातगी द्वारा, जहां पर उन्होंने कई सारी बातें कही कि इन सारी चीजों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। पहले लगातार इस पूरे मामलात में अरबाज और आर्यन की दोस्ती, उनका एक दूसरे के साथ कनेक्शन, एक साथ क्रूज पर जाना, इन सारे सवालों को लेकर काफी चिंताजनक बातें हो रही थी। लेकिन आज रोहातगी ने यह साफ कर दिया कि दोनों दोस्त हैं, दोनों भले एक साथ गए हों, लेकिन आर्यन को इस बात की नॉलेज नहीं थी कि अरबाज के पास किस मात्रा में कौन सा ड्रग्स है, उन्होंने वो कहां छुपाया है, वो क्रूज पर क्यों लेके गए थे, और आर्यन के लिए वो ड्रग्स नहीं थे, ऐसा रोहातगी का कहना था। कई सारे एनडीपीएस के धाराओं को उन्होंने बताते हुए ये साफ साफ कहा है कि आर्यन के पास से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और कॉन्शियस पोजीशन में उनके करीबी दोस्तों के पास से ड्रग्स बरामद होना दूसरा मामला है। पहला मामला है कि आर्यन के पास से कुछ ना बरामद हुआ, ना आर्यन के पास कैश थे कुछ लेने के लिए, तो ये साफ हो जाता है कि पूरे ड्रग क्रूज मामले में आर्यन का लेना देना नहीं है। कहीं ना कहीं उनके जो आर्यन जो हैं, उनके क्लाइंट जो हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें सॉफ्ट टारगेट बना लिया गया है, क्योंकि उनकी फैमिली जो है, उनका जो नाम है वो पब्लिक डोमेन में काफी बड़ा है। हालांकि एक तरफ आज जहां पर रोहातगी ने अपनी सारी चीजों को सामने रखा, कोर्ट के सारे पक्ष को अपने सामने रखा कोर्ट के, लेकिन कोर्ट का वक्त भी सीमित होने के चलते दोबारा से जो हियरिंग है, जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो कल के दिन कंटिन्यू होंगी। हालांकि आज भी कोर्ट के अंदर जब अर्जन हो रहा था केस, ठीक है शिवानी, एक मिनट के रोक रहा हूं, ये कुछ एक बार ये सुन लेते हैं जो वहां पे मुकुल रोहातगी साहब से बात करने की कोशिश हो रही है। अनिल देसाई भी साथ में है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है वहां पे मीडिया। सुनते हैं अगर वो कुछ रिएक्शन देते हैं। मुकुल रोहातगी ने आज पॉइंट बाय पॉइंट एक आगे कही, It will be heard tomorrow now, that's all. Thank you. मुकुल रोहातगी ने सिर्फ इतना कहा कि कल केस की सुनवाई जारी रहेगी। मैं अनुज के और प्रियांक के पास चलता हूं, दो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, मैं क्योंकि आप से जानना चाहता हूं, प्रियांक से अगर आप पूछ पाएं क्या नई जानकारी है उनकी, पूरा जो एनसीबी का जो अभी कल कार्रवाई होने वाली है, विजिलेंस की जो टीम आने वाली है, क्योंकि अब सवाल एक केंद्र बिंदु है आर्यन खान, दूसरा बड़ा केंद्र बिंदु यहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर समीर वानखेड़े खुद बन गए, उनकी अब जो जांच होने वाली है वो अब आगे कैसे जाएगी? जी बिल्कुल, प्रियांक अंदर से ही होके आए हैं, जो 5 सदस्यीय टीम जा रही है उनके एक बड़े अधिकारी से मिल के आए हैं। प्रियांक, जिस तरीके से हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठ रहा है, एनसीबी के मुंबई जोनल डायरेक्टर जो अब तक पूरे कई लोगों से सवाल जवाब कर चुके हैं, अब वो खुद सवालों के घेरे में, कल जो टीम जाएगी, क्या कुछ जानकारी आपके पास नहीं है? जी देखिए अनुज, हम अपने दर्शकों को बता दें कि एनसीबी का जो मैंडेट है उसके हिसाब से डीओपीटी के नोटिफिकेशन के हिसाब से किसी भी अनोनिमस जो लेटर्स होते हैं, जैसे नवाब मलिक का लेटर आया था, उसके बिहाफ पे समीर वानखेड़े जो कि इस पूरे मामले में जांच अधिकारी सीनियर सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं, उनके खिलाफ कोई भी अभी विभागीय कार्रवाई नहीं हो रही है। पॉइंट नंबर 1। सो सबसे बड़ी ब्रेकिंग इनपुट अभी हमें ये मिली है कि एनसीबी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कोई भी अभी समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही जब तक कि जांच होगी। वहीं दूसरी तरफ चूंकि एक दिन पहले ही विजिलेंस की इंक्वायरी शुरू की गई है, एक एफिडेविट फाइल हुआ था, उसके बेसिस पे और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें वायरल हो रही थी उसके बेसिस पे उसको लेकर के 5 सदस्यीय जो टीम है वो मुंबई में कल उनसे पूछताछ करेगी समीर वानखेड़े से, और बाकी जो भी लोग थे जिनके नाम अभी तक इस पूरे मामले में आए हैं उनसे जाँच करेगी। उसके अलावा आज जब वो दिल्ली में मौजूद थे, काफ़ी ज़्यादा अटकलें चली। टाइम्स ऑफ भारत ने कभी भी ये नहीं बोला कि उनकी विजिलेंस इंक्वायरी में पूछताछ हुई है। हम अपने दर्शकों को यही बताते आए हैं कि समीर वानखेड़े अपने पर्सनल और जो प्रायर कमिटमेंट से, जो पहले से उनकी जो फिक्स मीटिंग्स थी उसको लेकर के यहाँ पे आए थे। एक विजिलेंस का वीक चल रहा था यहाँ पे, उसको लेकर के उनको अटेंड करना था कॉन्फ्रेंस इसी दफ्तर में, उसको लेकर के समीर वानखेड़े आए थे। वहीं दूसरी तरफ जो टीम कल बॉम्बे जाएगी वो तकरीबन 11-12 बजे के करीब पहुंचेगी और कोशिश ये रहेगी कि चूंकि उस एनसीबी का जो बलाट स्पीड में जो दफ्तर है वहां पे इस पूरे मामले की जांच हो रही है, तो उस बिल्डिंग से अलग किसी और लोकेशन पे जाकर के इस मामले में जो लोग अभी तक सामने आए हैं इन सब से पूछताछ करेगी 5 सदस्यीय टीम होगी। तो जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो कोशिश करेंगे कि इस मामले की तह तक जाएं, क्योंकि केवल समीर वानखेड़े नहीं, एनसीबी की जो साख है उस पर भी काफी ज्यादा बड़ा सवाल। किस रैंक के ये
अधिकारी होंगे प्रियंक? ज्ञानेश्वर सिंह जो जोनल हेड हैं यहाँ के, वो खुद रहेंगे, इस टीम को हेड करेंगे, और उनके नीचे जो सबऑर्डिनेट्स ऑफिसर्स हैं वो रहेंगे। तो अंकित बड़ी जानकारी दे रहे थे प्रियंक का साफ तौर पे ये कहना है कि जो समीर वानखेड़े हैं वो फिलहाल There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. There is no comment. Matter is being heard. It will be heard tomorrow now. That's all. Thank you. जब ये केस शुरू हुआ था उस वक्त मुकुल रोहतगी से जब हम लोगों ने टाइम्स नाउ भारत पर एक बातचीत करी थी, तब भी वो इस बात पे बिल्कुल टिके हुए थे कि इस केस में जो है किसी भी तरीके से इतने दिन की जस्टिफिकेशन, 20 दिन से किसी को जेल में रखा गया है, वो जस्टिफाई नहीं होता है। शिवानी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये स्ट्रैटेजी जो थी जो आज बदली गई, अनिल देसाई जो थे वो इससे पहले आर्यन खान के वकील थे, अब वो जाके आज अब्बास मर्चेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या सोचकर ये स्ट्रैटेजी बदली गई? मुकुल रोहतगी बहुत बड़े नाम हैं, उनको मैदान में उतारा गया। जी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लगातार स्ट्रैटेजी बदलने की बात इसलिए आ जाती है कि अरबाज और आर्यन दोनों का ही कनेक्शन इस पूरे मामला के डे 1 से जुड़ा जा रहा है। दोनों पुराने दोस्त हैं, एक साथ पार्टीज करते हैं, एक साथ ही क्रूज पर गए थे, एक ही साथ आर्यन के घर से निकले थे, सेम गाड़ी में उन्होंने ट्रेवल किया था। और आर्यन का उस पूरे क्रूज पर हुई अरेस्ट में सीधे सीधे कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ अरबाज के साथ था, जो उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो जितना इंपॉर्टेंट यहाँ पर आर्यन का केस हो जाता है, उसी कनेक्शन में दूसरा अरबाज का केस भी हो जाता है, क्योंकि अरबाज के पास से ही जो कॉन्ट्राबैंड 6 ग्राम का चरस बरामद हुआ था, उसी के बेसिस पर, उसी के आधार पर आर्यन को भी जुडिशियल कस्टडी भेजा गया था। उसी के आधार पर कॉन्स्पिरेसी का जो क्लेम था वो एनसीबी ने लगाया था, और उसी 6 ग्राम के चरस के आधार पर सीधे सीधे कई सारे और भी इल्जामात लगे थे, जिसको लेकर आर्यन को अब तक जेल में रखा जा रहा है, वो जुडिशियल कस्टडी में है। तो कहीं ना कहीं अरबाज की वजह से जो भी ड्रग्स बरामद हुए थे, उनका जो लिंक है आर्यन के साथ, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस पूरे मामले में, क्योंकि आर्यन के पास से ना ही कुछ बरामद हुआ है, ना ही उनके पास से कोई कनेक्शन सामने आया है। व्हाट्सएप चैट्स तो है ही, लेकिन जो कॉन्शियस पोजीशन पाई गई है वो अरबाज के पास से पाई गई है, ना कि आर्यन के पास से। इसलिए जितना महत्वपूर्ण यहाँ पे आर्यन का केस है, उतना ही महत्वपूर्ण अरबाज का भी केस है, क्योंकि अरबाज के केस को भी काफी स्ट्रांगली डील करने पर ही आर्यन के केस को वो रिफ्लेक्ट करेगा, जिसके चलते ये एक नई स्ट्रैटेजी हम कह सकते हैं कि सामने आई है, जहां पर आपने देखा कि किस तरह से मिस्टर देसाई जो हैं वो अरबाज के लिए आज कर रहे थे कोर्ट के अंदर सारी चीजें, लेकिन वहीं पर अरबाज के जो पहले भी वकील रह चुके हैं तारक सैयद, वो भी कोर्ट रूम में मौजूद थे। लेकिन जैसे ही आर्ग्यूमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ा और कोर्ट के अंदर दूसरे कुछ केसेस को भी अर्जेंसी के चलते सुना जाने लगा, उसके बाद तारक सैयद वहां से निकल गए, जिसके बाद मिस्टर देसाई ने पूरे केस को कंक्लूड किया। आगे ले जाते हुए उन्होंने भी यही बताया कि भले ही 2 तारीख की रात में इन लोगों को एक साथ डिटेन किया गया, 3 तारीख को सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों को ही अरेस्ट घोषित किया गया था, जिसके बाद इन तीनों के ऊपर यानी कि मुनमुन धमेचा हो जाए, अरबाज मर्चेंट हो जाए या फिर आर्यन खान हो जाए, इनको लेकर एक स्पेशल केस कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है पूरे एनसीबी के इस पूरे प्रकरण में, जहां पर उन्होंने कई सारे क्लेम करते हुए ये साफ साफ कहा कि अरबाज का जो केस है, मुनमुन का जो केस है, वो आर्यन को रिफ्लेक्ट करता है। भले ही इन लोगों के बीच में कोई कनेक्शन न हो, लेकिन आर्यन का जो केस है, शिवानी एक बात दर्शक समझना चाहेंगे कि एक ऑलरेडी जो अपील है या एक एफिडेविट है वो ऑलरेडी फाइल हो चुका है एनसीबी द्वारा इनकी बेल को अपोज करते हुए। तो कल जब डिफेंस के लॉयर अपनी पूरी जिरा कंप्लीट कर लेंगे, अपने आर्ग्यूमेंट्स पूरे कर लेंगे, तो क्या उसके बाद एनसीबी के जो लॉयर्स हैं, जो एएसजी हैं, वो भी वहां पर अपनी कुछ एडिशनल बातें रखेंगे?
जी बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि एफिडेविट की हम बात कर रहे थे जिस तरह से कि एनसीबी द्वारा जो कल समीर वानखेड़े और एनसीबी ने जो 2 एफिडेविट सेशन कोर्ट्स में मुंबई के दर्ज किए हैं, उन्हें कोर्ट के समक्ष कल हाईकोर्ट में रखा जाएगा। जिसके बाद जब सारी दलीलें विपक्ष की खत्म हो जाती हैं, यानी कि आर्यन अरबाज की, मुनमुन की जो दलीलें हैं वो पूरी सुन लेने के बाद जब एएसजी बात करेंगे कोर्ट रूम में, वो काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अपोज तो एनसीबी करने ही वाली है, लेकिन किन नए तथ्यों पर, किन नए आधारों पर। क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स को लेकर जो आज नए केसेस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर लगातार रोहातगी ने क्लेम किया था, जिसमें लोगों को बेल मिली थी, तो ऐसे ही कुछ बड़े केसेस जो हैं उसको लेकर कल एएसजी भी आएंगे कोर्ट रूम में, जहां पर उनकी सुनवाई भी होगी। एएसजी साफ साफ व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर, जो कि फिलहाल आज लीक हो गई हैं, उसको लेकर कई सारी बातें करते हुए नजर आएंगे कल के दिन। लेकिन इसके अलावा भी जब पिछली बार हियरिंग हुई थी, जब मामला हाई कोर्ट में पहुंचा था, करीबन 5 से 6 दिन का गैप हो गया, तो एनसीबी के पास काफी सारी चीजें पूरी तरह से चेंज हुई है। पूरी इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो अलग मुकाम पर पहुंच चुका है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब जो एनसीबी है वो कल नए तथ्यों के आधार पर सामने आएगी, और उसके बाद कहीं कोर्ट के अंदर एक बड़ी बहस कल देखने को मिल पाएगी। बिल्कुल अनुज, आपके पास फटाफट आना चाहता हूं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो समीर वानखेड़े हैं इस वक्त, एक ऐसा लगता है कि वो एक उनके साथ एक पर्सनल, जो कहीं ना कहीं पर्सनल फाइट में भी वो इन्वॉल्व हो गए। पॉलिटिकल बनता जा रहा है पूरा मामला। उनके पूरे केस पर ना सिर्फ आज कोर्ट के अंदर सवाल उठे, बल्कि ये भी सवाल उठते रहे जिस तरीके से एक विटनेस है वो अब एक नई कहानी बता रहे हैं, एक्सटॉर्शन की कहानी बता रहे हैं। दूसरा विटनेस अभी भी गायब है, जो गोसावी है, क्या अभी तक उसका कुछ पता चल पाया है? जी देखिए, जहाँ तक गोसावी की बात किया जाए तो कल उसने जिस तरीके से हमसे बात किया था और उसके बाद उसने सरेंडर करने की बात कही थी। हालांकि कल ये लग रहा था कि वो उत्तर प्रदेश में सरेंडर करेगा, लेकिन उसके बाद उसका एक ऑडियो भी सामने आया था जिसमें उसने एक पुलिस स्टेशन में बात किया था सरेंडर करने के लिए। उसके बाद वो जो है ये कहा गया कि वो पुणे में जाके सरेंडर करेगा, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। गोसावी ही इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है, जिससे पूछताछ होने के बाद ही सही मायने में सब कुछ साफ हो पाएगा। लेकिन जो ये सवाल है कि वाकई में अगर समीर वानखेड़े की बात की जाए तो ये जो पूरा मामला है एक तरीके से राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस पूरे मामले में जो ये पूरी कार्रवाई रही है उसमें समीर वानखेड़े या एनसीबी की बात करें, उनके होमवर्क में कमी ज़रूर रही है, और इसी वजह से इस पूरे मामले में लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि किरण गोसावी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर उस पर पहले से मामले दर्ज थे। ऐसे में क्या एनसीबी ने उसको विटनेस बनाने से पहले ये चेक नहीं किया कि उसके ऊपर कोई आपराधिक मामले है या नहीं? दूसरी तरफ मनीष भानुशाली, जिसके बारे में ये बात सामने आई थी कि उसका रिश्ता जो है एक पॉलिटिकल पार्टी से है, तो कहीं ना कहीं एक साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि एनसीबी की इस कार्रवाई में उनके होमवर्क में कमी जरूर रही है। हालांकि अब जिस तरीके से मामले की तफ्तीश शुरू हो चुकी है, जांच शुरू हो चुकी है, और किरण गोसावी जो कि इस मामले की सबसे अहम कड़ी है, जब वो सामने आता है तभी सही मायने में ये साफ हो पाएगा कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत। लेकिन प्रभाकर जो कि उसका बॉडीगार्ड रहा है, उसका राजदार है, उसने जो खुलासे किए हैं उसने इस पूरे मामले में एक नया ट्विस्ट जरूर ला दिया है। जी अंकित। अनुज बने रहिए हमारे साथ। आप जो खबरें हैं इस वक्त की जैसे जैसे बाहर आ रही हैं उनको आपके पास लेके आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव देने के लिए कि एक तरफ जो मुश्किलें हैं आर्यन खान की वो आज भी पूरी तरीके से सुलझी नहीं है। अब कल और परसों 2 दिन हैं, अगर उनको बेल मिल जाती है, वरना उनको कुछ और दिन कम से कम जब तक वेकेशन दिवाली की खत्म नहीं होगी तब तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। एक तरफ आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो दूसरी तरफ जो पूरी सियासत है इसके ऊपर वो भी तेज होती जा रही है। हालात अब ये भी हैं कि समीर वानखेड़े के खिलाफ पूरा एक एनसीबी वर्सेस एनसीपी, यानी कि नवाब मलिक जो वहां पे मिनिस्टर भी हैं, सीधे सीधे पूरा अपना हमला बोल रहे हैं। दूसरी ओर समीर वानखेड़े इसका जवाब भी दे रहे हैं। फिलहाल जिस तरीके से बयानबाजी हो रही है उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि ये लड़ाई पूरी तरीके से अभी जो आपको दिख रहा है वो कहीं पर भी थमती हुई नजर नहीं आती। ये इसका अंत नहीं है। केस के बारे में हमने आपको जैसे बताया, अब तक पूरा बताते हैं कि ये केस शुरू कहां से हुआ था और अब कैसे ये राजनीति की लाग लपेट में फंस गया है।
मुंबई ड्रग्स केस में एक तरफ आर्यन खान की मुश्किलें हैं और दूसरी तरफ इसी बहाने सियासत हो रही है। 2 अक्टूबर को आर्यन की गिरफ्तारी हुई, फिर जमानत की कोशिशें शुरू हुई। एक तरफ बेल की कोशिश, दूसरी तरफ शुद्ध राजनीति। अब नवाब मलिक खुलकर सियासी बोल रहे हैं। कंप्लेंट दर्ज कराएंगे और मांग करेंगे कि एक गरीब शेड्यूल कास्ट का हिस्सा इन्होंने छीनकर फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की, और उस कानून में जब ये सिद्ध हो जाता है कि ये सर्टिफिकेट बोगस है, तो वो सर्टिफिकेट के आधार पे आदेश पारित होता है कि सर्टिफिकेट के आधार पे जो भी फायदा लिया गया वो पूरी तरह से विड्रॉ किया जाए। और उस कानून में ये भी प्रोविजन है कि 2 साल से 7 साल की सजा का प्रावधान है। हमें लगता है ये स्क्रूटनी कमेटी के सामने, जो वैलिडिटी कमेटी है, उसके सामने मामला जल्द जाएगा और हमें आशा है कि सच्चाई देश के सामने आएगी। एक तरफ समीर वानखेड़े और दूसरी तरफ नवाब मलिक। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट ये केस आर्यन खान के बहाने सियासी हथियार बन रहा है। समीर वानखेड़े दिल्ली में हैं, नवाब मलिक मुंबई में, लेकिन जुबानी जंग में कोई कमी नहीं है। दोनों तरफ से लगातार सवाल और जवाब चल रहा है। दिन से कह रहा हूँ वसूली हुई है। मैंने ये भी कहा था कि मालदीव में वसूली हुई है। जब हमने मालदीव में वसूली की बात कही तो वानखेड़े साहब कहने लगे मैं दुबई नहीं गया। हमने मालदीव और दुबई दोनों का जिक्र किया था उनकी बहन के ट्विटर जो इंस्टाग्राम हैंडल है उस पे से, लेकिन वे मालदीव गए थे। मालदीव में वसूली हुई, शहर में भी वसूली हुई, और मुझे लगता है सारी वसूली लगभग 1000 करोड़ के ऊपर की वसूली का मामला है। जांच हो रही है, चीजें सामने आएगी। पहले से ही आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। एनसीबी का आरोप आर्यन पर है, एनसीबी पर नवाब मलिक का आरोप है, प्रभाकर ने एनसीबी पर आरोप लगाया है, समीर वानखेड़े ने प्रभाकर पर आरोप लगाया है। इन ढेर सारे आरोपों के बीच ये समझ से बाहर है कि कौन सच है और कौन झूठ। आरोपों के इसी चक्रव्यूह में फंसकर कहीं सच छटपटा रहा है। आर्यन केस में हर दिन उलटफेर हो रहा है, हर दिन नया मोड़ आ रहा है, पर एक ही चीज जो सामने नहीं आ पा रहा वो है सच। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। इस पूरी खबर से जुड़ी हुई एक एक जानकारी आपको सबसे पहले टाइम्स नाउ नवभारत पर मिल रही है। हमारे साथ बने रहिएगा, जो भी वहां पे होगा वो आपको बताएंगे। कल भी लगातार जिस तरीके से वहां पर आर्गुमेंट चलेंगे वो आपको हम दिखाते रहेंगे। एक दूसरी खबर की ओर आपको लिए चलता हूं, और आपको जो हमारे लोकतंत्र के दर्शक हैं उनको तो ये खबर बिल्कुल अच्छे तरीके से याद होगी, क्योंकि हमने इसको कैंपेन के तौर पर उठाया था और आज हमारी कैंपेन का असर जरूर दिखाई पड़ा। बात करते हैं करण मोरवाल की। एक बार फिर याद दिला देता हूं, ये वही करण मोरवाल हैं जिनके ऊपर रेप का आरोप है और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कद्दावर विधायक के बेटे हैं। आज इतने दिनों की मशक्कत के बाद, 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया, जब हमने लगातार सवाल पूछे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पुलिस से और साथ ही साथ उनके मिनिस्टर से, तब उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है। बड़ा इंपैक्ट है टाइम्स नाउ नवभारत की कैंपेन का। आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश, जहां पर एक खबर जिसको हम लगातार टाइम्स ऑफ भारत पर ट्रैक कर रहे हैं, उसकी एक पल पल की जानकारी आप तक ला रहे हैं, एक्सक्लूसिव जानकारी और अब लेकर आएंगे, क्योंकि वहां के कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल साहब जो हैं, उनके बेटे पर जो रेप का आरोप लगा है वो और गंभीर होता जा रहा है। ये और 6 महीने लग जाएंगे इस पूरी कार्रवाई में। मैंने तो आपको समय सीमा दे दी है। मतलब सर इस महीने के अंत तक? जी हाँ। आपने जब एक्टिव हुए हो उस टाइम्स नाउ जिस तरीके से मेरी स्टोरी दिखा रहे थे, उसके बाद ही पुलिस ने भी एक्शन लिया। हमें अपने जवानों पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है। उनके विश्वास की दम पर कहा था। 205 दिन का इंतजार, लेकिन आखिरकार रेप का आरोपी करण मोरवाल हुआ गिरफ्तार। पीड़िता दर दर भटकती रही, थाने के चक्कर काटती रही, नेताओं के सामने गुहार लगाती रही, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की तलाश बदस्तूर जारी है।
जैसे फिल्मों में डायलॉग था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नामुमकिन है, लगता है कि ये आरोपी को मध्य प्रदेश की पुलिस की गिरफ्त से लगातार बचा के रखा गया है और वो अभी तक उनकी गिरफ्त से बाहर है। इसके बाद टाइम्स नाउ नव भारत ने सवाल उठाया। करण मोरवाल की गिरफ्तारी को लेकर सीधा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री से जवाब मांगा। पर मिश्रा जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, समान होता है। निश्चित रूप से बराबर होता है, बराबर है भी और आगे भी समान ही रहेगा। तो क्या आप देखिए, जल्दी हम निष्कर्ष पे आएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने एक वादा किया और एमपी पुलिस ने उसे पूरा कर दिया। पच्चीस अक्टूबर की रात करण मोरवाल को उज्जैन के पास मक्सी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने 4 टीमें बनाई थी और इन चारों टीमों को अलग अलग जगह जहां करण मोरवाल के होने की जो आशंका थी वहां भेजा गया और आखिरकार कल रात को फाइनली पुलिस को एक क्लू मिला कि जो करण मोरवाल है वो अपने एक दोस्त राहुल के साथ कार में सवार होकर मक्सी रोड, ये जो मक्सी रोड है इसके आगे एक कच्चा रास्ता गया हुआ है, वहां पर उसकी मौजूदगी दर्ज की गई। उसके बाद करण मोरवाल को पुलिस ने वहीं मौके पर जाके धर दबोचा और उसके साथ में एक राहुल नाम का शख्स भी था। गिरफ्तारी के बाद करण मोरवाल को इंदौर के महिला थाना लाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। पूरे मामले में पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और अंततः पुलिस को एक सफलता मिली, जिसमें लगभग 25,000 रुपये के इनामी आरोपी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस अब आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, उन मुद्दों पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आगे साक्ष्य इकट्ठा करेगी। सर, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? ये मक्सी के पास से गिरफ्तार किया गया है और साथ ही अब आने वाले समय में माननीय न्यायालय में पेश करके इसमें इन्वेस्टिगेशन से जुड़े जो आगे मुद्दे हैं उसके लिए रिमांड पर लिया जाएगा और डीएनए परीक्षण से लेकर के बाकी जो तकनीकी जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं उस पर पुलिस काम करेगी। So right now we have the accused करण मोरवाल साहब। करण, आपको कुछ कहना है? क्या कहना चाहिए? करण कुछ बोलना चाहेंगे? कोई पछतावा है जो हुआ है? लड़की 3 करोड़ का आरोप लगाया है कि 3 करोड़ रुपए आप देने के लिए बोल रहे हैं। करण, आपसे जो झूठ है, कहाँ रहे आप? कहाँ रहे इतने दिन? सब झूठ है। अच्छा, आपको पछतावा है? करण, आपको पछतावा है? कोशिश करते। करण क्या बोलना चाहेंगे? विधायक का बेटा सलाखों के पीछे इसीलिए पहुंचा क्योंकि टाइम्स नाउ नव भारत ने पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए मुहिम चलाई करीब 1 महीने तक। आपने जब एक्टिव हुए हो टाइम्स नाउ जिस तरीके से मेरी स्टोरी दिखा रहे थे उसके बाद ही पुलिस ने भी एक्शन लिया, नहीं तो हम हर जगह जा रही थी, सिर्फ आवेदन ही दे रही थी, मेरी कई जगह पर भी नहीं सुनवाई हो रही थी। सच्चाई को जरूरी है दिखाना क्योंकि सच हमेशा कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दबा दिया जाता है। पावरफुल लोग है ये सब लोग, और मैं कहीं पे भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, मैं हार चुकी थी, मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट टाइम। और अभी सडनली आप लोगों का आना और मेरी इस न्यूज के द्वारा मुझे मतलब मेरी जितनी भी मदद आप लोगों ने करी है इस न्यूज को दिखा के, उसी से ये सब चीजें परिणाम हुआ है। आज अरेस्टिंग उसकी वजह से ही हुई है, नहीं तो नहीं होती। आरोपी करण मोरवाल 205 दिन के बाद गिरफ्तार हुआ। यह एमपी पुलिस की नाकामी है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा वाह वाह कर रहे हैं, अपनी पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं। धन्य है। हमें अपने जवानों पर, पुलिस पर पूरा भरोसा है। उनके विश्वास की दम पर कहा था। अदालतों की वजह से अगर वो लेट ना हुआ होता, केस डायरी वगैरह गई हुई थी, पहले ही करते। हमारी जिम्मेदारी है, इसमें कोई बात नहीं। और टाइम्स नाउ का धन्यवाद, उन्होंने इतने गंभीर विषय को उठाया। कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल की गिरफ्तारी के लिए पीड़िता 6 महीने तक गुहार लगाती रही, लेकिन उसकी आवाज को लगातार दबाया जा रहा था। करण मोरवाल के वकील विवेक तनखा से पीड़िता की बातचीत में ये बात सामने भी आ चुकी है। मेरे पास खाली दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी का फोन आया था जी, मैं जो बट अदरवाइज वो मेरे पास नहीं आए। ओके, तो सर दिग्विजय सिंह जी और इन लोगों ने कहा था आपको इस केस को लेने के लिए? हाँ, उन लोगों का फोन आया था। तो सर ये गलत है ना, मैं भी तो पार्टी की वर्कर हूँ और आज ऐसा... मैं नहीं जानता, मैं तो एक सीनियर एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट का जी। अब हमको फोन तो कोई भी कर सकता है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं, पर सर आप अगर खड़े हो जाएंगे तो शायद मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि आपके सामने किसी और को खड़ा करूँ, बिकॉज आई एम नॉर्मल गर्ल। करण मोरवाल गिरफ्तार तो हो गया, लेकिन सवाल ये है
कि यह गिरफ्तारी महज कोई दिखावा तो नहीं, जरूरत है पीड़िता के लिए पूरे न्याय की। सियासी रसूख की वजह से विधायक का बेटा कानून की आंख में अब कहीं धूल न झोंके। गोविंद गुर्जर, इंदौर, टाइम्स नाउ, नव भारत। कहीं पर भी इस तरीके से अगर किसी के साथ अत्याचार होगा और आपके सरोकार से जुड़ी जो भी खबर होगी, हमारा कम से कम आपसे यही वादा है, उसे कैंपेन की तरह लोकतंत्र में हम दिखाते रहेंगे। हमारा मकसद किसी पे उंगली उठाना नहीं, लेकिन कानून के हिसाब से कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। करण मोरवाल के पास अब पूरा मौका है अपनी सच्चाई को रखने का, अपने पक्ष को रखने का, और फिर अदालत फैसला करेगी। लेकिन अगर पुलिस किसी भी रसूखदार के दबाव में कार्रवाई नहीं करेगी, टाइम्स नाउ भारत को और लोकतंत्र को आप उस मुद्दे पर आवाज उठाते जरूर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। कल शाम को 6 बजे फिर होगी मुलाकात। तब तक रखिए अपना ध्यान।